चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजर, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अमन सर वाईफाई से थोड़ा आपको वीडियो का पीडीएफ मिल सके। रेगुलर देखिए 6 AM पर ज़्यादा बेनिफिट होगा। 9 अगस्त नागासाकी डे आज के दिन ऑब्जर्व किया था। यूनाइटेड स्टेट के द्वारा 9 अगस्त 1945 में सेकंड बॉम्ब जापान पर फेंका गया नागासाकी लोकेशन में, जिसको फैट मैन के नाम से जाना गया। उस बम को लिटिल बॉय एंड फैट मैन आपने सुना होगा। ये अटैक सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बाद हो गया था, जब हिरोशिमा पे अटैक किया गया था, और इस अटैक की वजह से 74,000 अराउंड लोगों की इंस्टेंट डेथ हुई थी। और डेफिनेटली इसके बाद ही वर्ल्ड वॉर सेकंड में सरेंडर कर दिया था जापान के एम्परर ने। तो एक ये ह्यूज लॉस था जापान के लिए उस समय। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल फिलहाल में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर डिस्कशन किसने किया? तो आंसर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आप सभी जानते हैं हाल फिलहाल में जो है एक नीति आयोग का पूरा डिस्कशन हुआ, जितने भी इश्यूज़ हैं इंडिया में। तो कोविड-19 पैंडेमिक में जिस तरीके से इंडिया ने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, वो कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म की वजह से जो है पॉसिबल हो पाया, जिसमें स्टेट्स ने अपने लेवल पे जितना अच्छा योगदान हो सकता था वो किया। अब ये 7th मीटिंग हुई थी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की, दिल्ली में हुई थी। और उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक चीज़ पे और डिस्कशन किया गया 3TS के नाम पे। 3TS क्या है? ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी। हर एक स्टेट को अपने लेवल पे ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी पे जो है फोकस करना चाहिए, सो डैट कि इंपोर्ट जो है और एक्सपोर्ट जो है हमारा ट्रेड का, टूरिज्म, ये सब चीज़ें जो है प्रमोट हो सके। और दूसरा डिस्कशन वोकल फॉर लोकल, कहने का मतलब कि जितना पॉसिबल हो सके जो भी लोकल वस्तुएं हैं उन सभी को यूज़ किया जाए। ये बेनिफिशियल रहेगा इंडिया के लिए फॉर फ्यूचर ग्रोथ। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा एडिशन मोदी @20 का? तो ये है उड़ीसा एडिशन। देखिए 20 साल जो किया गया है कंपाइलेशन उसी का, चाहे वो गुजरात 2001 से लेके अभी तक का हो, उसी का ही मोदी @20 कहा गया है। और उसका उड़ीसा एडिशन जो है ये जो है लॉन्च किया गया है। और डेफिनेटली इनका विजिट रहा है एक पर्टिकुलर लोकेशन में उड़ीसा में, इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे से लॉन्च किया। उड़ीसा में आज़ादी के अमृत महोत्सव से संबंधित जो फ्रीडम फाइटर्स रहे, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो है जन्म हुआ था, बर्थ प्लेस था, ठीक है, उड़िया बाज़ार लोकेशन, तो वहाँ पे इन्होंने विजिट किया 75th एनिवर्सरी के उस पर, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे टेम्पल है उड़ीसा में, जैसे लिंगराज टेम्पल इज़ वेरी फेमस इन भुवनेश्वर, वहाँ पे इनका विजिट, और ये सब चीज़ें आ सकती हैं डायरेक्टली। देखिए ITU रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम ऑफ एशिया एंड ओशियनिया जो है ये कहाँ पे? तो आंसर है इस क्वेश्चन का दिल्ली में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ITU है ये है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो इसका रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम एशिया और ओशियनिया का जो है दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मिनिस्ट्री हमारी कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो 250 के आसपास डेलीगेशन जो है 20 देश से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत बड़ी इवेंट है इंडिया के लिए, जिसमें इंडिया बहुत सारे थीम्स पे फोकस कर रहा है, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट थीम है रेगुलेटरी एंड पॉलिसी एस्पेक्ट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कम्युनिकेशन के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इसमें जो है डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करेगा कि जो जो इंडिया में डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को प्रेजेंट किया जाएगा पूरे फोरम के सामने। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। USA नेवी शिप योर डॉग जो है ये इंडिया की कौन से देश में पहली बार रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए जो है पहुंचा है? तो आंसर इस क्वेश्चन का इंडिया। ये एक बहुत अच्छी बात है। देखिए इंडिया और USA अपने एक दूसरे के लिए जो है अपने वॉरशिप को मेंटेनेंस के उसमें यूज़ कर सकते हैं, तो वही USA के द्वारा किया गया है। और ये एक ह्यूज बूस्टअप है इंडिया और USA के रिलेशन में। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि USA की नेवल शिप जो है, जो कि चार्ल्स ड्रू है, ठीक है, इसको डॉक किया गया है लॉरेंस एंड टर्बो शिपयार्ड जो चेन्नई में है वहाँ पर, और यहाँ पे इसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगा। तो ये एक तरीके से बेनिफिट है इंडिया और US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। और डेफिनेटली इससे जो है फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी होते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। ये फर्स्ट एवर जो है रिपेयर है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस्लामिक स्टेट टेरर मॉड्यूल बस्ट किया गया है इंडिया की कौन सी लोकेशन में? देखिए आज़ादी इंडिपेंडेंस डे आने वाला, उससे पहले डेफिनेटली इंडिया पे कुछ ना कुछ टारगेट हो सकता है टेरर अटैक का, तो उसी में बस्ट किए गए हैं। तो आंसर है इस क्वेश्चन का दिल्ली। तो एक बड़ी बात है। बाटला हाउस लोकेशन आप सभी जानते होंगे। तो हमारी जो NIA की एजेंसी है उनके अनुसार जो है एक व्यक्ति को अभी बस्ट किया गया है। ये ओरिजिनली पटना से, ठीक है, तो नाम भी पता होना चाहिए, जुफीर जोहर दमोदी ये है,
ठीक है। ये ओरिजिनली पटना से था और इसके लिंक जो है आईएस के साथ रहे हैं, आईएसआई के साथ, इस्लामिक स्टेट के साथ रहे हैं। और इसको हाल फिलहाल में जो है कहाँ से पकड़ा गया है, ठीक है, बाटला हाउस दिल्ली में, है ना। और बहुत सारे लोग जो है इन्वॉल्व हैं, डिटेन किए गए 48 के आसपास लोग अभी, 13 मतलब अभी जितने भी मंथ्स किए हैं उन सभी में। तो डेफिनेटली ये हमारी एजेंसीज जो हैं कर रही हैं। ये ज़रूरी भी है कि कोई भी तरीके का खतरा नहीं होना चाहिए भारत में, देश आज़ाद इंडिपेंडेंस डे से पहले या उसके बाद भी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने स्ट्रेस किया है कि हमें हैंडलूम सेंसस डाटा जो है पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, ज़रूरी है? पीयूष गोयल जी के द्वारा ये कहा गया। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने ये कहा है कि देखिए अराउंड 35 लाख हैंडलूम वर्कर्स हैं, तो उनके पास जो हैंडलूम का जो भी सेंसस डाटा है वो सब पहुंचना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी और वैलिडेशन जो है इंक्रीज होता है, जनरल बेनिफिशरीज जो हैं उनको पता चलेगा कि हैंडलूम्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जितनी भी स्कीम्स हैं वो सारी हैंडलूम बेनिफिशियर्स जो हैं उनके पास पहुंचनी चाहिए। ई कॉमर्स इनिशिएटिव में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे ऐसे पोर्टल्स जो हैं उन पोर्टल्स का डाटा जो है आम इंसान तक पहुँचे। तो ये अब जो है किया जाने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड कॉमर्स इंडस्ट्री जो है इस चीज़ पे अब फोकस करने वाली है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री ने चाइना मिलिट्री डील को ये कहा है कि एक इररिस्पॉन्सिबल अटेम्प्ट है टू चेंज द स्टेटस को? तो आंसर है डेफिनेटली चाइना ब्लेम करता है यूएसए को, यूएसए ब्लेम करता है चाइना को। तो अभी यूएसए ने चाइना को ब्लेम किया है, ठीक है। देखिए आप सभी जानते हैं ताइवान में अभी जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो पेलोसी के विजिट हुआ है उसके बाद से चाइना मिलिट्री एक्सरसाइज ताइवान के नियर बाय करता ही जा रहा है। और यूएस के जो स्पीकर हैं उनके विजिट के बाद ये स्टार्ट हुआ है कि चाइना अब क्लेम करना चाहता है कि ताइवान हमारा ही है, ऐसा। और बहुत सारे देश चाइना को सपोर्ट भी कर रहे हैं। एग्जाम्पल पाकिस्तान इज सपोर्टिंग, मैनी अदर कंट्रीज, इवन श्रीलंका इज सपोर्टिंग। तो अभी लेकिन यूएसए ने अपोज करते हुए ये कहा है कि चाइना का ये जो एक्शन है, ये जो एक्टिविटीज़ हो रही है मिलिट्री एक्टिविटी, ये इररिस्पॉन्सिबल अटेम्प्ट है टू चेंज द स्टेटस को। तो ये है। और ये चाइना के द्वारा, अमेरिका के द्वारा ये भी कहा गया कि चाइना ओवर रिएक्ट कर रहा है विजिट को, ठीक है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये ओवर रिएक्ट ही किया जा रहा है। चाइना हमेशा ऐसे ही करता है डिटरेंस के लिए। चलिए, फर्स्ट ग्रेन शिप जो कि यूक्रेन से जानी थी लेबनान तक, उसे डिले कर दिया। मैंने पहले इससे बताया था, डिस्कस किया था, लेकिन अब उसे डिले किया था। यूक्रेन से इसको लेबनान तक लेके जाना था। शेड्यूल अराइवल जो संडे का था उसे अब डिले कर दिया गया, ठीक है। जो ग्रेन शिप यूक्रेन से ब्लैक सी से होते हुए लेबनान की तरफ जानी थी, लेबनान के ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर जो है अली हेम है, इनके द्वारा ट्वीट करके कहा गया। और एक्चुअली कोई डिले का इमीडिएट रीज़न नहीं क्लियर किया गया कि किस वजह से। अदरवाइज़ देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन और टर्की के हेल्प से या फिर और बहुत सारे देशों की हेल्प से ये तो क्लियर हो चुका था कि किसी भी तरीके का हर्डल नहीं होगा यूक्रेन जब भी ग्रेन्स पूरी दुनिया में पहुंचाएगा या कहीं पे भी पहुंचाएगा, इवन रशिया भी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन तीनों ने मिलकर कौन से देश को अर्ज किया है कि वो मिलिट्री एक्सरसाइज को रोके? तो डेफिनेटली चाइना को। देखिए आप सभी जानते हैं कि ये क्वाड है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान जो हैं तीनों साथ ही रहते हैं हमेशा। तो डेफिनेटली चाइना को कंडेम करने के लिए फ़िलहाल तो इन्होंने अर्ज ही किया है चाइना को कि वो मिलिट्री एक्सरसाइज को रोकें और जो वर्ल्ड स्टेबिलिटी है, पीस है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर चाइना अटैक ताइवान पे करता है जैसे रशिया ने यूक्रेन पे किया, तो अभी तो वो इम्पैक्ट बहुत कम था जो रशिया का यूक्रेन के अटैक पे हुआ। चाइना अगर अटैक करेगा तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। तो इसलिए यूएसए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर पेंग युआंग, जापान के फॉरेन मिनिस्टर हयाशी, इन तीनों के द्वारा अभी 55th एशियन फॉरेन मिनिस्टर मीट हुई थी, उसी में ही ये जो है अर्ज किया गया है कि चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूजीलैंड ने एक इतिहास रचा गोल्ड मेडल के, उसमें बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो आंसर है 19। देखिए ये एक सक्सेस किस तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक इससे पहले न्यूजीलैंड 17 जो है जीता हुआ है ऑकलैंड में 1990 का अगर आंकड़ा देखें। उसके बाद से लेके अभी तक में इतने साल हो गए, तो अब जाके जो है न्यूजीलैंड ने 19 जो है गोल्ड जीते हैं कॉमनवेल्थ में, कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है गोल्ड मेडल जीतने के, ठीक है। मोस्ट गोल्ड कॉमनवेल्थ गेम में जो है 19 गोल्ड जो है न्यूजीलैंड के द्वारा जीते, जिसमें अभी जो फाइनल गोल्ड था वो साइकिलिस्ट एरन गेट के द्वारा। एरन गेट इज़ वेरी फेमस प्लेयर फ्रॉम न्यूजीलैंड इटसेल्फ, तो उनके गोल्ड के बाद जो है ये आंकड़ा पहुंचा है, तो एक अचीवमेंट है। बाकी और सभी प्लेयर्स ने भी जो है गोल्ड जीते हैं, सबके नाम याद नहीं रखने, लेकिन साइकिलिस्ट का नाम याद रखना। इंडियन अमेरिकन टीम आर्य वाल्वेकर जो हैं ये हाल फिलहाल में कौन सी लोकेशन से हैं जिनको क्राउन किया गया मिस इंडिया यूएसए 2022? तो आंसर वर्जीनिया।
तो ये एक पूरा इवेंट है जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड इंडियन अमेरिकन थे, जो कि धर्मात्मा और नीलम सरन थे, जिनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था वर्ल्ड वाइड पिगमेंट। मतलब ये जब शुरू किया गया था पहली बार न्यूयॉर्क में, इनके द्वारा शुरू किया गया था। और अभी इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिसमें इंडियन अमेरिकन जो हैं टीनेजर्स वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में आर्या वालवेकर जो हैं ये वर्जीनिया से, और ये जीती हैं मिस इंडिया US 2022। तो ये एनुअल इवेंट है, इस बार ये न्यू जर्सी में हुआ था। उसके अलावा सौम्या शर्मा जो हैं ये फर्स्ट रनर अप रही हैं। उसके अलावा संजना चेकुरी जी जो हैं ये सेकंड रनर अप रही हैं। तो ये तीनों के नाम आप याद रखिएगा। क्विक पॉइंट देखिए, हाल फिलहाल में इंडिया की कौन सी अथॉरिटी है जिसने पार्टनरशिप करी है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ? तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। कॉमनवेल्थ गेम में दीपक पुनिया जी के द्वारा रेसलिंग 86 कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता गया? तो गोल्ड जीता है। कर्नाटका रत्ना जो अवार्ड है मरणोपरांत किसे मिला? तो मतलब अब ये मिलेगा, लेकिन अनाउंसमेंट हो चुकी है पुनीत राजकुमार जी को। तो मैंने कल एक सवाल पूछा था कौन सा इसमें स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है, पार्ट नहीं है, तो आंसर है बिल्कुल सही फिनलैंड। रिंतु कुमार के द्वारा बिल्कुल सही आंसर। आज का सवाल देखिएगा, इसमें से क्या यूज़ किया जाता है टू ट्रीट द इंडाइजेशन? तो आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा दोस्तों। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन, और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी देखिए, एक तो आज की अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको हर एक कोर्स में एक्सटेंशन मिल रहा है। तो ये लाइव अमन की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको आज मिल रही है, तो आप इसे यूटिलाइज कर लेना। सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको अनलिमिटेड तो मिलेगा और एक्सटेंशन के साथ मिलेगा। अगर आप आज सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो यूटिलाइज करिएगा। जितने भी गोल हैं वो आप सभी के सामने हैं। कोड यूज़ करना है लाइव अमन और डिस्काउंट लेना है। आप बस सीधा एक बार एटलीस्ट यूज़ करके देखिए। आज थोड़े से और बेनिफिट्स हैं, जब आप इसे कोड को इधर लगाएंगे एटलीस्ट, तब आपको पता चलेगा कि आपको डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं, एक्सटेंशन भी मिल रहा है। तो ये सब आपको पॉसिबल होगा लाइव अमन कोड पे। तो इस अपॉर्चुनिटी को आज मिस मत करना। डायरेक्ट कोड लाइव अमन लगा के प्रोसीड टू पे करना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको आज अकेडमी में मिलने वाले। तो यूटिलाइज करिए, बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।